तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। तो देखो यार, 10th के एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब तुम क्लास 11th में जा रहे हो, है ना। अब क्लास 11th में जाने से पहले कुछ चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए कि हम क्लास 11th को स्टार्ट कैसे करें। तो आज इसको हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं। ये जो आपके सामने लिखी हुई चीज़ें आ रही हैं कि क्लास 11th बर्बाद, वेस्टेड। अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ इतना से सर्च करो ना कि क्लास 11th बर्बाद, तो भर भर के तुम्हें वीडियोज़ मिल जाएंगी। क्योंकि क्लास 11th में जो बच्चे हैं, 95% जो स्टूडेंट होते हैं, उनकी क्लास 11th जो है वो बर्बाद ही होती है। उसके कुछ रीजंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आज मैं बात करूंगा। उसके बाद में आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा कि आप उस कैटेगरी में ना आए। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लास 10th जो आप पढ़ के आए हो। तो अगर हम क्लास 10th की बात करें बेटा, क्लास 10th में आपने जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ा, उस साइंस में टोटल कितने चैप्टर्स थे? 13। अब ये जो बर्बादी का कारण है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो 13 चैप्टर आपकी पूरी साइंस में है। लेकिन जैसे ही आप क्लास 11th में आते हो, देखो जैसे ही क्लास 11th में जैसे ही आप आओगे बेटा, यहाँ पे साइंस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3 मेजर सब्जेक्ट बन जाएंगे। आपने क्लास 10th में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा, बट वो एक ही बुक में था साइंस में, है ना। लेकिन जब आप क्लास 11th में आ जाते हो तो ये बन जाता है पीसीबी, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग एंड बायोलॉजी अलग सब्जेक्ट बन जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्लास 11th में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ फिजिक्स में 10 यूनिट है और चैप्टर कितने हैं? 15। और 10th में आपने कितने चैप्टर पढ़े? 10th में आपने 5-6 चैप्टर पढ़े फिजिक्स के। और 11th में जैसे ही आप आ गए तो आपको 15 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे फिजिक्स के। क्लियर? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 11वीं में आने से पहले आप ये चीज़ें देख लो, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट केमिस्ट्री की, तो इसमें 9 यूनिट्स हैं और जबकि चैप्टर जो है 14 है। तो देखो सिलेबस में ह्यूज डिफरेंस है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? और बायो की अगर बात करूं तो 5 यूनिट हैं जबकि 19 चैप्टर्स हैं। अब आप खुद इसको टोटल कर लो कि आपने जो क्लास 10th में साइंस पढ़ी थी उसमें कितने चैप्टर्स थे, और जैसे ही आप क्लास 11th में आते हो तो जो सिलेबस है बेटा वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो है क्लास 11th को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। और ये स्टार्टिंग में ये वीडियो किस लिए है? ये स्टार्टिंग में वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बस ये आपको एक सतर्क करने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि आप भी क्लास 11th जो है 12th में जब जाओगे तो आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि मेरी जो 11th है वो बर्बाद हो गई है एंड ऑल दैट। ये जब चीज़ें हैं जो भी आप देख रहे हो कि आप जो ज़माना है बेटा कंपटीशन का है ना। नीट का एग्ज़ाम, जेई का एग्ज़ाम, एंट्रेंस देना पड़ता है। और अब तो ऐसा हो चुका है कि 12वीं के बाद आपको कोई कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो CUET नाम का एंट्रेंस देना पड़ता है। तो चीज़ें बदल रही हैं, आपको पहले से इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहला काम जो हमारा होगा, हमें क्या करना है। तो सबसे पहला काम है बेटा सिलेबस। क्लास 11th में आने से पहले आपको सबसे पहले 2 तरह के सिलेबस जो हैं वो डाउनलोड करने पड़ेंगे और अपने टेबल के सामने, जहां पे तुम पढ़ते हो, स्टडी टेबल जिस रूम में तुम पढ़ रहे हो, अपनी वॉल पे टेबल के सामने ये सिलेबस को लगाना होगा। तो सबसे पहला सिलेबस आप लगाओगे CBSE का। जो भी सब्जेक्ट, जो भी स्ट्रीम आप लेते हो, उसका आपने सिलेबस वॉल पे लगा लेना है CBSE का, जो कि एकेडमिक है, जो बोर्ड्स का सिलेबस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और सेकंड जो सिलेबस आपको लगाना है वो NTA का सिलेबस लगाना है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, और चाहे आप CUET, देखो CUET तो देना ही है, कंपलसरी हो चुका है। किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो CUET आपको देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना चाहते हो तो आपको नीट, UG, जेईई, तो इसका सिलेबस आपको लगाना है। दोनों का सिलेबस लगाने को मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप बेटा पढ़ोगे क्लासेस, रेगुलर क्लासेस में जब आप पढ़ोगे, क्लास 11th को जब आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितना सिलेबस मेरा कवर हो चुका है, कितना सिलेबस मेरा रहता है, क्या टॉपिक्स मुझे टीचर ने नहीं कवर करवाए हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने रहेगी। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले, किसी भी क्लास को क्रैक करने से पहले आपको उसके सिलेबस का पूरा पता होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे आप कुछ क्वेश्चंस की, जो कि क्यूरीज है। बच्चा देखो यहाँ पे देखो कंफ्यूज है। अब ये जो कंफ्यूज माइंड है हमारा, ये किस किस वजह से, क्या क्या कारण है कंफ्यूजन के? सबसे पहला कारण है कोचिंग, ट्यूशन या सेल्फ स्टडी, है ना। हम ट्यूशन जाएं या हम खुद से पढ़ें क्लास 11th को। तो एक सवाल सबके सामने, बच्चों के सामने ये आता है कि हम खुद से पढ़ें या हमको ट्यूशन लगानी पड़ेगी, कोचिंग लगानी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या तंग करता है कि किताबें कितनी लें, है ना। अब हम अपने सीनियर से बात करें या किसी से भी बात करें तो कोई ये बुक बोल रहा है, कोई ये बुक बोल रहा है, तो बुक्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पूरी मिलेगी इस वीडियो में। नेक्स्ट बात करें बेटा टाइम मैनेजमेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम को मैनेज कैसे करें। अब किस में मैनेज करना है? हमको स्कूल भी जाना है, ठीक है, हम कोचिंग भी जा रहे हैं।
अब कोचिंग वाले कुछ पढ़ा रहे हैं, स्कूल वाले कुछ पढ़ा रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो वो टाइम को हम कैसे मैनेज करें, तो वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके सामने, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आपको पता है कि जैसे अब ऑनलाइन स्टडीज का जो है जमाना आ चुका है, लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन बेटर है, ऑफलाइन बेटर है? अगर ऑनलाइन बेटर है तो क्यों बेटर है, क्या इनके प्रोज एंड कॉन्स है, सबके ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा नोट्स एंड रिवीजन। नोट्स कैसे बनाएं, है ना, रिवीजन कैसे करें, रिवीजन क्या है, ये सारी चीजें जो मेन क्यूरीज है बच्चों की वो यही सारी हैं। तो इन पांचों पॉइंट्स के ऊपर आज हम एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट था आपका कोचिंग या सेल्फ स्टडी। देखो बेटा, सबसे पहले मैं बात करूंगा कोचिंग की, ट्यूशन की। कोचिंग कौन सा बढ़िया है, कोचिंग को बढ़िया कौन बना रहा है? ब्रांड से कोचिंग नहीं है, टीचर से कोचिंग है। क्लियर? तो आपका टीचर जो है, टीचर कितना कैपेबल है, टीचर कितना अच्छा है, वहीं से कोचिंग आप सेलेक्ट करो। तो सबसे पहले आप किसी भी कोचिंग में जब जाते हो तो आप डेमो क्लासेस लो। डेमो क्लासेस लेके आप देखो कि क्या मैं टीचर जो क्लास में समझा रहा है, क्या टीचर के साथ में मैच कर पा रहा हूँ, क्या मुझे टीचर की समझ आ रही है। तो सबसे पहले टीचर को देख के कोचिंग को सेलेक्ट किया जाए, ना कि नाम सुन के, है ना, ब्रांड सुन के, बोर्डिंग होर्डिंग ये सब देख के आप चले गए कोचिंग भेड़चाल करना, वैसे नहीं करना बेटा। क्लियर? और नेक्स्ट चीज है बेटा, स्टार्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोचिंग करनी है, ट्यूशन करनी है, तो इस डिसीजन को लेने में टाइम मत लगाओ, जितना जल्दी हो सके। अगर आपने कोचिंग करनी है तो जल्दी से ट्रायल क्लासेस ले ली जाए और रेगुलर बैचेस में बैठा जाए। क्योंकि होता क्या है बेटा, स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, वो बेसिक ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि वो 11th क्लास में डिसाइड करने में टाइम लगा देते हैं कि कौन से कोचिंग में जाए, और जब वो मिड में चले जाएंगे, कोचिंग में 1 महीना हो चुका है, 15-20 दिन हो चुके हैं, जो बेसिक चीजें थी क्लास 11th की स्टार्टिंग की बेसिक चीजें थी वो उन्होंने पढ़ी नहीं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सिलेबस। अब देखो, अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। सेल्फ स्टडी में आप कैसे जाओगे, तो ऑनलाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो यार, सेल्फ स्टडी क्लास 11th ऐसी नहीं है कि आप बुक्स ले लोगे और खुद से हो जाएगा। देखो, ये इंग्लिश एसएसटी जैसी चीजें नहीं है बेटा। ठीक है, आपको साइंस पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, तो इसके लिए आपको टीचर मस्ट है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई ऑनलाइन बैच ले लें, और ऑनलाइन बैच लेके रेगुलरली पढ़ें, बैकलॉग्स ना लगे आपकी। क्लियर? इसके बाद बात करें डिसिप्लिन की, तो आपको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा सेल्फ स्टडी में। आप ऑनलाइन तभी बैच ले सकते हो जब आप डिसिप्लिन हो, क्योंकि ऑनलाइन में आप फोन से देख रहे हो और फोन में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो, क्या आप डिसिप्लिन वे में ऑनलाइन लेक्चर्स को देख पा रहे हो, तो ही सेल्फ स्टडी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है बेटा सिलेबस। देखो, जो कोचिंग वाला बच्चा है ना, वहाँ पे कोचिंग में क्या है कि सिलेबस के बारे में उसको पूरा बता दिया जाएगा, क्योंकि टीचर्स उसको सिलेबस के बारे में पूरा बता देंगे। तो सिलेबस की नो डाउट कोचिंग वाले बच्चे को ज़्यादा नॉलेज होगी एज कम्पेयर टू सेल्फ स्टडी वाले के। टेस्ट फ्रीक्वेंटली होते हैं आपके कोचिंग में, ठीक है, ये एडवांटेज है कोचिंग का। ऑनलाइन में भी होते हैं, वो अब आपको पूरा मैनेज करना पड़ेगा। तो टेस्ट जो है कोचिंग में होंगे। नेक्स्ट जो है आपका जो पेपर का पैटर्न, अप टू डेट आप रहोगे, क्योंकि वहां पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको पीवाईक्यूज करवाएंगे, आपको पुराने जो क्वेश्चंस है, कहाँ से इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो सारी चीजें आपको वहां पे टीचर करवाता है। क्लियर? क्योंकि एक पूरी टीम होती है, सारा कुछ होता है। तो इसलिए कोचिंग, जो ऑफलाइन कोचिंग की बात मैं कर रहा हूँ, वहां पे ये सारी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी। अब ऑनलाइन में क्या दिक्कत आती है, कंसिस्टेंसी की। हम कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते क्योंकि हम मशीन नहीं ना बेटा, बार बार सेल्फ मोटिवेशन। अब ये मैं बोल रहा हूँ ना, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट जो है वो ही ऑनलाइन की तरफ जाए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा नोट्स। अब कोचिंग में क्या होता है कि टीचर हमारे नोट्स बनवा देते हैं, ऑनलाइन में भी इवन नोट्स बन जाते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि बैकलॉग लग जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि 1-2 घंटे का लेक्चर होता है, रेगुलरली लेक्चर आपके फोन में आ रहा है। अब देखो, ऑफलाइन में क्या है कि हमको पता है कि इस टाइम पे मेरी क्लास है, मुझे जाना पड़ेगा, नहीं जाऊंगा तो क्लास मिस हो जाएगी, तो और बच्चा डरता है इससे, है ना। ऑनलाइन में हमको पता है कि यार हमारे फोन में ही तो लेक्चर पड़ा है, देख लेंगे, तो वो डिले करते 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 सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बैकलॉग की है। आप अगर YouTube पे सर्च करोगे ना बैकलॉग्स, मैं जाने कितनी वीडियोस आ जाएंगी कि बैकलॉग से कैसे ओवरकम करें। दैट मीन्स बैकलॉग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये आपके कोचिंग वाले साइड में बैकलॉग का कोई इशू नहीं रहता, क्योंकि आपको जाना पड़ता है। क्लियर? आपको जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे, देखो पेरेंट्स भी है, टीचर भी है, तो एक एनवायरनमेंट मिलता है। तो इसलिए कोचिंग जो है ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है, क्योंकि अभी आपकी छोटी एज है, हार्मोनल चेंजेस है हमारी बॉडी में, तो चंचल मन होता है हमारा। क्लियर? तो ऑफलाइन की तरफ ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऑफलाइन ही जाया जाए। क्लियर? अब नेक्स्ट बात हम करेंगे बेटा, कितनी बुक्स लेनी है। अब देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोगों से पूछ लेंगे, अपने सीनियर से पूछ लेंगे, मेंटर से पूछ लेंगे, टीचर से पूछ लेंगे, सबसे एक एक किताब ले लेंगे, है ना, ये किताब ले लेंगे, ये किताब ले लें। या कुछ बच्चे अपने सीनियर्स की बुक्स, बहुत सारी ढेर सारी बुक्स रख लेंगे। तो बेटा बुक्स कौन सी रखनी है, तो रिस्ट्रिक्टेड बुक्स रखनी है आपने, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड बुक्स रखनी है। तो सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, चाहे आप जिस भी स्ट्रीम के हो, जो भी सब्जेक्ट आपका है, आपके पास एनसीईआरटी मस्ट होनी चाहिए बेटा। सेकेंड थिंग, मॉड्यूल। जिस भी कोचिंग में आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोचिंग में आपको मॉड्यूल मिलते हैं, तो आपको मॉड्यूल भी रखना है बेटा।
क्लियर। और उसके बाद अदर बुक में आ जाता है कोई भी रेफरेंस बुक, है ना। रेफरेंस बुक में रिफ्रेशर्स आ सकती हैं आपकी, क्लियर। अब जिसको किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई कौन सी रेफरेंस बुक चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा बेटा। तो हमको अदर बुक्स में रेफरेंस बुक्स की ओर भी जाना चाहिए। तो सिर्फ सबसे पहले एनसीईआरटी के बाद सेकंड आ जाता है मॉड्यूल एंड थर्ड आ जाता है अदर बुक्स, जो कि रेफरेंस बुक्स हमारे आ जाती है। बस यही 3 किताबें, ये 3 भी नहीं हो पाती पूरे, है ना। तो आप बहुत सारी किताबें मत रखो, सबसे पहली प्रेफरेंस एनसीईआरटी को, देन मॉड्यूल एंड देन जो है रेफरेंस बुक। अगर आपको लगता है कि मुझे और भी कुछ जानना है तो आप रेफरेंस बुक भी ले सकते हो बेटा। नेक्स्ट थिंग, टाइम टेबल। देखो टाइम टेबल का मैं एक चीज आपको बताऊं बेटा, टाइम टेबल बिल्कुल ही आप इतने बजे से ये कर रहे हो, इतने बजे से ये कर रहे हो, तो ऐसा टाइम टेबल आप बचपन से बनाते आए हो, ऑनेस्टली बताना कितनी बार आपसे फॉलो हुआ है। 2 या 3 दिन फॉलो होता है, उसके बाद हम रोज उसको बस चेंज ही करते रहते हैं, है ना। छोटी क्लास से बड़ी क्लास में आ गए, फिर ऊपर चले गए और हम उसको बार बार चेंज करते हैं। तो टाइम टेबल पूरी तरह से फॉलो नहीं होगा, क्योंकि हम मशीन नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग से इस चीज को समझो। तो टाइम टेबल कैसे बनाना, तो देखो किस तरह से मैंने लिखा है कि टोटल आपके पास 24 आवर्स है बेटा। 24 आवर्स में से आप 6-8 घंटे की जो है नींद करते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूं बेटा, आपको मैं एक चीज बताता हूं, देखो यहाँ से 6 से 8 घंटे की आप नींद कर रहे हो ना, लेकिन स्टूडेंट के लिए मिनिमम 4 घंटे नींद एंड मैक्सिमम 6 घंटे, 8 घंटे नहीं, 6 ही घंटे नींद करनी है आपने, क्लियर। तो सर यहाँ पे तो 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 2 घंटों को एलिमिनेट करो। उन 2 घंटों में क्या करो, आप योगा करो, मेडिटेशन करो। जब आप योगा एंड मेडिटेशन करोगे तो आपकी स्लीप क्वालिटी बढ़ेगी और आपका स्लीप टाइम भी कम हो जाएगा, क्लियर, समझ आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4 घंटे आप कुछ अदर एक्टिविटी में लगा दो, है ना, खाना पीना नाचना गाना जो भी होता है, फलाने ढिमकाने काम आपके, वो आप उस 4 घंटे में निपटा दो। 6 घंटे का आपका स्कूल होगा बेटा, क्लियर। और 4 से 5 घंटे की आपकी ट्यूशन होगी। तो ये सारा टाइम तो सर यूटिलाइज हो गया, तो सेल्फ स्टडी कैसे करो, तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कहाँ से निकालो। तो देखो सेल्फ स्टडी के लिए कहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो, अगर आप यहाँ से स्लीप को एलिमिनेट कर दो 2 घंटा, 1 घंटे में आप योगा मेडिटेशन करते हो तो 1 घंटा यहाँ से बचा सकते हो आप, क्लियर। उसके बाद अदर एक्टिविटीज में थोड़ा सा रोक लगा के यहाँ से कुछ टाइम चुराओ। और नेक्स्ट ये जो स्कूल है बेटा, स्कूल में देखो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप डमी स्कूल करवा लो, ठीक है। डमी स्कूल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कोई एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हो तो डमी स्कूल आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्लियर। तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, तो वो 6 घंटे आपके डायरेक्टली बच जाते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हो, ऑल्टरनेट डेज में स्कूल जाओ, है ना। हफ्ते में 4 दिन चले गए, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी कर ली, या सैटरडे संडे मंडे छुट्टी कर ली, तो हफ्ते में ऐसे 2-2 4-4 दिन चुरा लो और वहां से टाइम को यूटिलाइज करो और सेल्फ स्टडी की ओर लगाओ। और इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं क्या है, वो है सेल्फ स्टडी। सिलेक्शन कहाँ से होगा, कोचिंग से होगा? नहीं। सिलेक्शन कहाँ से होगा? ऑनलाइन कोचिंग से होगा, लेक्चर देखने से होगा, टीचर से टच में नहीं। सबसे ज्यादा आपका जो सिलेक्शन, जो भी आपके मार्क्स, जो भी आपकी परसेंटेज है, वो आपकी सेल्फ स्टडी बनाती है बेटा, क्लियर, समझ आ गया। तो बुक्स कितनी लें, टाइम मैनेजमेंट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। हम ऑनलाइन स्टडी करें या ऑफलाइन स्टडी करें, सर कौन सा बेटर है, ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें डायरेक्टली आंसर ये नहीं दे सकते कि नहीं ऑनलाइन ही बेटर है या ऑफलाइन। देखो ऑफलाइन से भी रिजल्ट आता है, ऑनलाइन से भी रिजल्ट आता है। ऑफलाइन वाले बच्चे भी फेल होते हैं और ऑनलाइन वाले बच्चे भी फेल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दें, ये सिचुएशनल है, कंडीशनल है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, अगर आप कैपेबल नहीं हो कोचिंग जाने के, इतनी ज़्यादा फीस भरने के, तो आप एक ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो। काफ़ी सस्ते कोर्सेज हैं मार्केट में, क्लियर। और दूसरी चीज़, अगर आप बहुत दूर रहते हो जहाँ से कोचिंग जाना जो है पॉसिबल नहीं है, तो भी आप ऑनलाइन की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप कोचिंग का खर्चा उठा सकते हो, तो मैं आपको कहूँगा कि ऑफलाइन जाया जाए। क्योंकि मैंने कहा ना, ये एज फैक्टर है, अभी ऑफलाइन के लिए ही आप बने, ऑनलाइन के लिए नहीं। ऑनलाइन में आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है नोट्स एंड रिविजन। देखो 10th क्लास तक आप नोट्स बनाते थे बेटा, तो कैसे बनाते थे, टीचर्स लिखवाते थे आपको, क्लास में टीचर्स डिक्टेट करवाते थे, हम बड़े बड़े सुंदर सुंदर कापियाँ रखते थे और हाईलाइट करते थे उन चीज़ों को, तो वो हम नोट्स बनाते थे। लेकिन क्लास 11th में आपको एक बात बोलूँ, क्लास 11th में टीचर्स जो हैं जल्दी से बोलेंगे, क्लास तेज़ी से चलती है, स्पीड से सिलेबस चलता है, तो आपको शॉर्ट नोट्स एंड स्मार्ट नोट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, स्मार्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। और खासकर एक चीज़ है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, टीचर आपका पढ़ा रहा है ना, और टीचर कई बार कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज मुंह से बोलता है, अब वहां पे बार बार टीचर आपको नहीं बोलेगा कि लिखो, तो आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा अपनी कॉपी पे आप एक स्पेस खाली रखा करो, जहां पे आप स्टार मार्क करके वो पॉइंट को नोट करो कि सर ने ये पॉइंट बताया था, ये पॉइंट बताया था। कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है, टीचर्स ने जो क्लास में, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत होता है, टीचर जो क्लास में पॉइंट को डिस्कस करते हैं ना, वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाता है। तो इस चीज का खास ध्यान आपको बेटा रखना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या चीजें मैंने डिस्कस कर दी, कोचिंग के ऊपर बात कर ली है ना, ऑनलाइन के ऊपर बात कर ली, सेल्फ स्टडी के ऊपर बात कर ली, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर ली। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, अपनी 11वीं को बर्बाद नहीं होने देना। क्लास 11 जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास 9 10 तक आपने जो भी पढ़ा ना बेटा बहुत कम था।
11th में जैसे ही आप आते हो तो सब्जेक्ट में बहुत ह्यूज जो है डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है पढ़ने के लिए, आपको डिसिप्लिन्ड वे में काम करना पड़ेगा। ऐसा आप लटर मस्ती नहीं चल सकती बेटा। क्लास 10 तक तो चलो हो जाता है मज़े मज़े में, लेकिन 11वीं क्लास जो है 99% इवन 95 से 99% तक बच्चों की, सिर्फ यार 2-4% बच्चे ही इस चीज़ को जानते हैं कि मुझे 11th में डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। क्लियर? अगर आप अभी से इस चीज़ से अवगत हो जाओगे, अभी से अगर आप अपनी क्लास 11th को स्टार्ट से ही अच्छा करोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई महंगी कोचिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में काम करोगे फर्स्ट डे से ही, सेल्फ स्टडी अगर आप रेगुलरली 4 घंटे निकाल पा रहे हो सेल्फ स्टडी के लिए, तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर लोगे। एग्जाम क्रैक करने के लिए सिर्फ एक चीज़ है बेटा, एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले आपका सिलेबस पूरा पता होना चाहिए कि कितना सिलेबस मुझे करना है, और वो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसकी 1-2 रिविजन्स हो जानी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। दैट्स इट, यहीं से सिलेक्शन होता है। क्लास 11 से अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो क्लास 12th में डिसिप्लिन रहेंगे तो आपका जो एंट्रेंस है वो पहले ही अटेम्प्ट में निकल जाता है, कोई बढ़िया कॉलेज आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको पता है कि बेरोजगारी जो है ना, अभी जिनकी बेरोजगारी चल रही है ना, जो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, सब वही लोग हैं बेटा जो क्लास 11th और क्लास 12th में सीरियस नहीं थे, और उसके बाद मजबूरी में इनको कोई ऐसे फालतू का कोर्स करना पड़ा जिसके आगे जाके स्कोप नहीं थे। तो जो बच्चे 12वीं में अच्छे थे, 11वीं में अच्छे थे, वो बहुत बढ़िया कॉलेजेस में चले गए, उनके अच्छे पैकेजेस लग गए, उनकी लाइफ सेट हो चुकी है। यही 2 साल हैं आपकी ज़िंदगी बनाने के बेटा। इन्हीं 2 साल अगर आप मेहनत तो करनी पड़ेगी, या तो इन 2 साल मेहनत कर लो, या तो फिर बाद में धक्के खाओ, पूरी ज़िंदगी मेहनत करो। तो चॉइस आपकी है बेटा। बी केयरफुल, बी कॉन्शियस एंड बेस्ट ऑफ लक।